गुड मॉर्निंग क्लास। आज वर्ल्ड ऑफ साइंस में हम जीओसी को कंटिन्यू करेंगे। पिछली क्लास में हमने जीओसी को शुरू किया था, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को। हमने सबसे पहले हमने पढ़ा था इंडक्टिव इफेक्ट्स के बारे में। आज हम सेकंड इफेक्ट के बारे में पढ़ने वाले, इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट के सेकंड इफेक्ट को पढ़ने वाले हैं, हाइपर कंजुगेशन। हाइपर कंजुगेशन को हम और भी बहुत सारे नाम से जानते हैं, जैसे कि नो बॉन्ड रेजोनेंस, नो बॉन्ड रेजोनेंस, या फिर इसे हम बेकर-नाथन इफेक्ट भी बोलते हैं। बेकर-नाथन इफेक्ट भी इसे बोलते हैं। तो ये हाइपर कंजुगेशन या फिर नो बॉन्ड रेजोनेंस या फिर बेकर-नाथन इफेक्ट क्या होता है? इसका जो डेफिनेशन क्या है? डीलोकलाइजेशन ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स विद पी ऑर्बिटल्स। हमने जो पिछले इफेक्ट के बारे में पढ़ा था, इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट में हमने क्या पढ़ा था? इंडक्टिव इफेक्ट में हमने पढ़ा था कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स। हमने सिग्मा इलेक्ट्रॉन की डिस्प्लेसमेंट को पढ़ा था। सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहे हैं, उस इफेक्ट को हमने पढ़ा था, जिससे हमने नाम दिया इंडक्टिव इफेक्ट। ये इफेक्ट दो तरह का होता था। एक होता था प्लस आई इफेक्ट, जिसमें जो कंपाउंड है या फिर जो एटॉम है वो इलेक्ट्रॉन देगा, डोनर। जो एटॉम है वो इलेक्ट्रॉन डोनर है। और माइनस आई इफेक्ट क्या है? जो एटॉम इलेक्ट्रॉन विथड्रॉल है, लेगा। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की डिस्प्लेसमेंट हो रही है, एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है इलेक्ट्रॉन, उसे हमने नाम दिया इंडक्टिव इफेक्ट। अब अगर इलेक्ट्रॉन की डीलोकलाइजेशन हो रही है, यानी कि वो एक ही जगह पे घूम रहा है, तो उसे हम क्या नाम देते हैं? हाइपर कंजुगेशन। और ये कहाँ पे घूमता है? ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन खाली घूमता है। कहाँ घूमता है? पी ऑर्बिटल्स पे घूमता है। और अगर इसका स्पेशल करें तो एम्प्टी पी ऑर्बिटल्स में, स्पेशली एम्प्टी पी ऑर्बिटल्स में घूमता है। अब ये कैसे घूमता है? हाइपर कंजुगेशन के पढ़ने से पहले हम थोड़ा सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स के बारे में जानते हैं। हमें पता है C पॉजिटिव कार्बोकैटायन है, इसके बाजू वाला कार्बन, इसे हम बोलते हैं अल्फा। अल्फा के बाजू वाला कार्बन को हम बोलते हैं बीटा। बीटा के बाजू वाले को हम बोलते हैं गामा, और गामा के बाजू वाले को हम बोलते हैं डेल्टा। ऐसा चलता है। अगर यहाँ पे भी C होता, इसे भी हम नाम देते हैं अल्फा। यहाँ पे भी C होता, इसके भी नाम देते हैं हम अल्फा। तो अल्फा कार्बन से जुड़ा हुआ जितना भी ऑक्सीजन है, उसे हम क्या नाम देते हैं? अल्फा ऑक्सीजन। इन सारे ऑक्सीजन को बोलेंगे अल्फा ऑक्सीजन, सॉरी अल्फा हाइड्रोजन्स। जितने भी हाइड्रोजन्स हैं उन सबको हम क्या बोलते हैं? अल्फा हाइड्रोजन्स। इसके बाद भी एक हाइड्रोजन है, लेकिन क्योंकि ये मेन इसी को रेफरेंस मान के हम देख रहे हैं, इसलिए इस हाइड्रोजन को हम अल्फा हाइड्रोजन नहीं बोलेंगे, इसके बाजू वाले को हम बोलेंगे अल्फा हाइड्रोजन। C में पॉजिटिव, यहाँ लगा एक H, यहाँ लगा एक CH2 और यहाँ लगा CH3। How many alpha hydrogens are there? कितने अल्फा हाइड्रोजन्स हैं यहाँ? तो हमने क्या देखा? कार्बन जो हमारा रेफरेंस है, पहले से सर्कल करेंगे हम, ये हमारा रेफरेंस है। इसके बाजू वाले कार्बन को हम बोलते हैं अल्फा कार्बन। ये अल्फा नहीं, अल्फा कार्बन। ये भी अल्फा कार्बन है, ये अल्फा कार्बन नहीं है, ये बीटा कार्बन है, अल्फा के बाजू वाला कार्बन है। तो अल्फा हाइड्रोजन कितना है? अल्फा कार्बन से जुड़े हुए हाइड्रोजन। यहाँ पे कितना है? 3, यहाँ पे कितना है? 2। तो आंसर क्या हो गया? आंसर हो गया 5। 5 अल्फा कार्बन। अगर मैं ऐसा एक कंपाउंड लूं, CH3 अपॉन में CH2 पॉजिटिव, सिंपल। CH3 CH2 पॉजिटिव, यानी कि इसके बाजू वाला ये कार्बन है, ये हो गया अल्फा कार्बन, और इससे जुड़ा हुआ 3 ऑक्सीजन, यानी कि इसके पास 3 अल्फा हाइड्रोजन है। अब क्योंकि यहाँ पे ले लेंगे हम, कितना अल्फा हाइड्रोजन है? 3 अल्फा हाइड्रोजन। क्या इसे हम ऐसे लिख सकते हैं? CH2 और यहाँ पे मैंने एक हाइड्रोजन को बाहर निकाल के कर दिया,
और यहाँ पे वैसे ये CH2 और यहाँ पे पॉजिटिव। अब हमें क्या पता है, हमें पता है कार्बोकेटायन के बारे में हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि कार्बोकेटायन क्या होता है, प्लेनर स्ट्रक्चर होता है। sp2 होती है इसकी हाइब्रिडाइजेशन। क्यों होती है sp2 हाइब्रिडाइजेशन? हमें पता है कार्बन क्या होता है, कार्बन होता है, इधर से देखें, कार्बन होता है 1s2 2s2 2p2, है ना। कार्बन की वैलेंसी तो होती है 6, 2 2 2 1s2 2s2 2p2। अगर इसे हम बॉक्स बनाए तो ये हो गया 1s2, ये हो गया 2s2, ये हो गया 2p2। अब जब ये हाइब्रिडाइजेशन पे जाता है, जब ये बॉन्ड बनाने के लिए जाता है तो क्या होता है, ये जो पार्टिसिपेट करता है ये बहुत अंदर है, ये सब पार्टिसिपेट करेंगे, तो इनका एक हाइब्रिडाइजेशन हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनेगा। तो ये क्या हो जाएगा, क्या पता है, कार्बोकेटायन बन रहा है। कार्बोकेटायन, कार्बोकेटायन का मतलब क्या होता है, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन लेस, इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी है। कार्बोकेटायन में इलेक्ट्रॉन की कमी, एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, यानी कि यहां से हम एक इलेक्ट्रॉन को ले लेंगे, या फिर यहां से मान लो कि मैंने एक इलेक्ट्रॉन को ले लिया कार्बोकेटायन बनाने के लिए। तो अब जब इसका हाइब्रिडाइजेशन होगा तो क्या होगा, ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो टूट के इधर आ जाएगा, इसी जगह ले लेगा, ऐसा हो जाएगा। इस हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल को क्या बनेगी, s, ये एक s और ये p का 2, sp2, यानी कि प्लेनर स्ट्रक्चर। इतनी बात तो हमने केमिकल बॉन्डिंग में की। अब हमें क्या पता कार्बोकेटायन के केस में कि यहाँ पे हमें एक वेकेंट p ऑर्बिटल मिला। इसके पास क्या है, एक वेकेंट p ऑर्बिटल है, यानी कि अगर इसे बड़े स्फीयर में दिखाया तो इस तरह का इसके पास एक वेकेंट p ऑर्बिटल है। अब हमें पता है कि कोई भी एटॉम नहीं चाहता कि उसके पास चार्ज रहे, वो अपने चार्ज को हटाना चाहता है। इसमें एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो क्या करेगा, ये बॉन्ड एक वीकर बॉन्ड है, क्या करेगा, यहां से एक इलेक्ट्रॉन ये ले लेगा इधर अपने एम्प्टी p ऑर्बिटल में ले लेगा यहां का इलेक्ट्रॉन। तो क्या होगा, ये बॉन्ड तो टूट जाएगा, ये बॉन्ड इस तरह से टूट जाएगा। यहां से जब टूटेगा तो हाइड्रोजन क्या बन जाएगा, हाइड्रोजन पॉजिटिव हो जाएगा, हाइड्रोजन पॉजिटिव का आयन एक अक्ष बन जाएगा, और बाकी बच गया क्या, CH2। यहां से p ऑर्बिटल हमें पता है कि जब p ऑर्बिटल के साथ बॉन्ड होता है तो वो डबल बॉन्ड पाई बॉन्ड बनता है, तो इसलिए डबल बॉन्ड CH2। अब इसमें चार्ज नहीं है। इसी प्रोसेस को यहां से इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज हुआ एम्प्टी p ऑर्बिटल। कौन सा इलेक्ट्रॉन, सिग्मा इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज हुआ, इसे हम क्या बोलते हैं, हाइपर कंजुगेशन। और ये हाइपर कंजुगेशन के लिए हमने देखा कि हमें एक अल्फा हाइड्रोजन की जरूरत होती है। ये कार्बन के अल्फा कार्बन में जितने ऑक्सीजन होते हैं, हाइड्रोजन होते हैं, उनकी जरूरत, उनसे ही हम इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं। इसलिए जिसमें जितना ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन उसका उतना ज्यादा हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर बना। हम चाहे तो इसमें तो 3 हाइड्रोजन है, यानी कि ऐसा हाइड्रोजन, तो कभी हो सकता है कि ये वाला हाइड्रोजन रिएक्ट करे, कभी ये वाला हाइड्रोजन रिएक्ट करेगा, कभी ये वाला हाइड्रोजन रिएक्ट करेगा। इसमें 3 अल्फा हाइड्रोजन है, तो 3 इस तरह के स्ट्रक्चर्स बनेंगे, और ये सारे स्ट्रक्चर्स हाइपर कंजुगेशन से आ रहे हैं, इसलिए इसका नाम क्या होगा, हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर्स। और यहाँ पे 3 अल्फा हाइड्रोजन से स्ट्रक्चर बन रहा है, यानी कि 3 हुआ, तो हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर्स यहाँ पे के केस में कितने हैं, 3। तो ऐसा जनरल रूल क्या है कि जब भी हम डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड की बात करते हैं, जब भी हम कार्बोकेटायन या फिर फ्री रेडिकल की बात करते हैं, क्या हम कार्ब एनाइन की बात कर सकते हैं, नहीं। क्यों, क्योंकि उसमें तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, बात नहीं कर सकते कार्बो एनाइन की, उसमें एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। हमें चाहिए इलेक्ट्रॉन की कमी वाला जिसमें p ऑर्बिटल, एम्प्टी p ऑर्बिटल हमें मिले, तो इसलिए कार्बोकेटायन या फिर फ्री रेडिकल जब भी होगा तब उसका जो स्ट्रक्चर बनेगा, हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर जो बनेगा, वो अल्फा हाइड्रोजन के नंबर से इक्वल होगा। ये क्या, कार्बोकेटायन या फिर फ्री रेडिकल के लिए। अब हम डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड के लिए भी पढ़ेंगे।
अब आते हैं डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड से हम कैसे हाइपर कंजुगेशन करते हैं। हाइपर कंजुगेशन सिर्फ हम कार्बोकैटायन या कार्बोनाइन के लिए या फ्री रेडिकल के लिए नहीं कर सकते, हम डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड के लिए भी कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे? पहले वैसे ही जैसा हमने कार्बोकैटायन खोला था, इसे भी खोल देते हैं। हमने क्या किया, CH2 यहाँ हमने एक हाइड्रोजन को खोल के यहाँ लगा दिया, कोई बात नहीं। फिर यहाँ पे कार्बन ऐसे जुड़ा हुआ है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन है। हमें एक अल्फा कार्बन की जरूरत थी। अगर यहाँ पे भी हाइड्रोजन होता तो हम हाइपर कंजुगेशन नहीं हो सकता। यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन है, हाँ कितने अल्फा हाइड्रोजन है? 3 अल्फा हाइड्रोजन है, ठीक है। क्या होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन टूटेगा, यहाँ चला जाएगा। अब ये क्योंकि यहाँ से टूटेगा, 1 2 3 4 5 बॉन्ड बन जाएगा। कार्बन 5 बॉन्ड तो नहीं बना सकता, कार्बन का मैक्सिमम बैलेंस तो 4 है। तो क्या करेगा, वो इस पाई बॉन्ड को, इस p ऑर्बिटल वाले जो पाई बॉन्ड है, इसे तोड़ के इसे दे देगा। कैसे करेगा? तो बनेगा क्या, ये बन जाएगा CH2, इधर आ जाएगा एक डबल बॉन्ड में C, यहाँ पे एक H तो है ही, ये एक सिंगल बॉन्ड बन गया कार्बन के साथ। फिर क्या हुआ, यहाँ लग गया एक माइनस चार्ज, और यहाँ पे क्योंकि ये बॉन्ड अब टूट चुका है तो 1 2 3 ही हो जाएगा ना इसका जो बॉन्ड है। तो इसमें एक और हमें बॉन्ड को सेटिस्फाई तो करना पड़ेगा। क्या करेंगे, ये जो हमारा हाइड्रोजन टूट के गया है वो आके वापस इससे आके जुड़ जाएगा, ठीक है, ताकि इसका बॉन्ड सेटिस्फाई हो जाए। इसलिए क्या हो जाएगा, यहाँ एक हाइड्रोजन तो था ही, यहाँ एक हाइड्रोजन तो था ही, यहाँ एक और हाइड्रोजन आ गया। ये एक और हाइपर कंजुगेशन के स्ट्रक्चर्स बन गए। तो ये स्ट्रक्चर और फिर से ये इधर घूमेगा, ये इधर घूमेगा, ऐसा तरह से चलता रहेगा। यानी कि जब हम डबल बॉन्ड, डबल या फिर ट्रिपल बॉन्ड की बात करेंगे, ट्रिपल बॉन्ड की बात करेंगे, तो अल्फा हाइड्रोजन जितना है उतना तो रहेगा ही। अल्फा हाइड्रोजन जितना है उतना हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर्स तो बनेगा ही। लेकिन हमने देखा कि ये इसे तोड़कर हमारा ये कार्बन आयन वापस से बन सकता है डबल बॉन्ड। तो ये डबल बॉन्ड अपना आपस में भी एक हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर है, इसलिए हम इसे भी +1 कर देंगे। डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड भी खुद भी एक हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर है। इसलिए जब भी हम कार्बोकैटायन या फिर फ्री रेडिकल की बात करते हैं तो उसका हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर इज इक्वल टू देयर अल्फा हाइड्रोजन, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। लेकिन जब हम डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड की बात करेंगे तो उसके केस में अल्फा हाइड्रोजन को काउंट करेंगे +1 जोड़ देंगे। अब ये लास्ट दो पॉइंट्स है हाइपर कंजुगेशन के बारे में, उसके बाद हम क्वेश्चंस पे बढ़ेंगे। पहला पॉइंट क्या है, मोर द नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन मोर इज द स्टेबिलिटी। अब ऐसा क्यों, जब जितना अल्फा हाइड्रोजन जब अल्फा हाइड्रोजन होगा इसका मतलब क्या है, अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा है यानी कि डीलोकलाइजेशन ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन भी ज्यादा होगा, है ना। अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन का जो डीलोकलाइजेशन होगा वो भी ज्यादा होने का, यानी कि बॉन्ड्स ज्यादा बनेंगे, बॉन्ड्स फॉर्मेशन ज्यादा होगा, है ना। यहाँ से टूटेगा फिर वहां बॉन्ड बनेगा, वहां से टूटेगा फिर वहां बॉन्ड बनेगा, तो बॉन्ड फॉर्मेशन ज्यादा होगा। अब अगर आपको याद हो, हमने 9th में भी ये पढ़ा था कि बॉन्ड के फॉर्मेशन में हमेशा क्या होता है, एनर्जी रिलीज होती है। बॉन्ड की फॉर्मेशन में हमेशा क्या होता है, एनर्जी रिलीज होती है। जब बॉन्ड टूटता है तब एनर्जी हमें चाहिए होता है ना। इसे तो हम हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर लाते हैं ताकि इलेक्ट्रॉन तोड़ सके, ताकि बॉन्ड को हम तोड़ सके। लेकिन जब बॉन्ड बनता है तो एनर्जी रिलीज होती है उससे, और जितनी एनर्जी रिलीज होगी उतना ही वो कंपाउंड स्टेबल बनता जाता है। क्या होगा, स्टेबिलिटी भी बढ़ता जाएगा, यानी कि ज्यादा हाइपर कंजुगेशन होगा। अगर सिंपल भाषा में जितना ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होगा उतना ज्यादा हाइपर कंजुगेशन होगा, उतना ज्यादा स्टेबिलिटी होगा उस कंपाउंड का। अब सेकंड पॉइंट क्या है कि हाइपर कंजुगेशन इंडक्टिव इफेक्ट से बहुत ज्यादा पावरफुल है। अगर एक कंपाउंड है उसमें इंडक्टिव इफेक्ट भी शो हो रहा है
और इसमें हाइपर कंजुगेशन भी शो है। तो अगर मुझे इसे देखना हो कि कौन सा दो कंपाउंड कौन सा ज़्यादा स्टेबल है, तो मैं सबसे पहले हाइपर कंजुगेशन को प्रायोरिटाइज करूँ, उसके बाद आएगा इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है, अब ये सवाल देखें, ये जेईई मेंस 2024 में आया था। स्टेबिलिटी ऑर्डर बताना है हमें। सबसे पहला ऑप्शन कार्बोकेटायन एक टर्शियरी कार्बन है जिसमें 3 CH3 जुड़े हुए मिथाइल ग्रुप्स जुड़े हुए हैं। सेकंड क्या है, इसमें 2 मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है। सी क्या है, सिर्फ एक मिथाइल ग्रुप है और डी में कोई मिथाइल ग्रुप नहीं है। तो हमें बताना है स्टेबिलिटी ऑर्डर कैसे बताएंगे। हमने पिछले क्लास में पढ़ा था, पिछले क्लास में हमने इसी टाइप का सवाल किया था अगर आपको याद हो। लेकिन पिछले क्लास में हमने क्या किया था, C- के साथ कार्ब एनायन के साथ हमने क्वेश्चन किया था कार्ब एनायन के साथ। अभी हम कर रहे हैं कार्बोकेटायन के साथ। जब कार्ब एनायन के टाइम में हमने सवाल किया था तब हमने उसको इंडक्टिव इफेक्ट के हिसाब से सॉल्व किया था कि इंडक्टिव इफेक्ट जिसमें ज्यादा होगा, पॉजिटिव प्लस आई इफेक्ट जिसमें ज्यादा होगा, यानी कि कार्बो एनायन क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन मुझसे कोई ले ले, मेरे पास इलेक्ट्रॉन की बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन उसमें, और वहाँ CH3 क्या होता है, प्लस आई शो करता है, यानी कि वो और इलेक्ट्रॉन देता है। यानी कि तब हमने क्या अरेंज किया था कि A सबसे ज्यादा स्टेबल है, उसके बाद D सबसे ज्यादा स्टेबल है, फिर C, फिर B, फिर A। हमने इस हिसाब से कार्ब एनायन के केस में अरेंज किया था। लेकिन कार्ब एनायन में इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, उसमें p ऑर्बिटल खाली नहीं है। कार्बोकेटायन या फिर फ्री रेडिकल के केस में p इलेक्ट्रॉन खाली है, और जब भी p ऑर्बिटल वेकेंट होता है तब हम क्या फेवर करते हैं, हम हाइपर कंजुगेशन को फेवर करते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट को नहीं करते। तो अगर हाइपर कंजुगेशन के हिसाब से पहले सॉल्व करेंगे, हाइपर कंजुगेशन के हिसाब से A के पास कितना अल्फा हाइड्रोजन है, अगर ऐसे खोल के देखें तो ये C पॉजिटिव हुआ, यहाँ एक CH3, यहाँ एक CH3, यहाँ एक CH3, कितना हुआ 3 4 5 6 7 8 9 अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ पे कितना है, यहाँ पे 3 2 6 अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ कितना है 3, और यहाँ पे क्या है 0। तो जिसके पास जितना ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन उसका उतना ज्यादा स्टेबिलिटी, यानी कि A सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, फिर B होगा, फिर C होगा, और लास्ट में आएगा हमारा D। यहीं पर अगर कार्बोकेटायन की जगह कार्ब एनायन होता तो इसका डायरेक्ट उल्टा होता। क्यों? क्योंकि तब हम हाइपर कंजुगेशन को कैलकुलेट नहीं करते, क्योंकि कार्ब एनायन के केस में हाइपर कंजुगेशन नहीं होता। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन ट्रू फॉल्स का है, जेईई मेंस 2021। पहला स्टेटमेंट क्या है, हाइपर कंजुगेशन इज अ परमानेंट इफेक्ट, और सेकंड स्टेटमेंट है हमारा हाइपर कंजुगेशन इन इथाइल केटायन involves the overlapping of CsP2 H1s bond with empty 2p orbital of other carbon। पहले फर्स्ट स्टेटमेंट को देखते हैं, क्या हाइपर कंजुगेशन इज अ परमानेंट इफेक्ट। क्या हाइपर कंजुगेशन एक परमानेंट इफेक्ट है? हाँ, अगर देखें C में पॉजिटिव, पिछला एग्जांपल CH2 CH2 और यहाँ पे हमने H लगाया था, ये अनस्टेबल स्ट्रक्चर है। क्यों? क्योंकि ये चार्ज है, चार्ज तो वो रहना नहीं चाहता, कोई भी एटॉम चार्ज पे रहना नहीं चाहता। क्या चाहता है, मुझसे कोई चार्ज ले लो। क्या हो रहा है, तो हाइपर कंजुगेशन में क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन टूट के यहाँ आता है, इसका चार्ज होता है गायब, इसका चार्ज गायब हो गया। अब इसे क्या जरूरत है वापस से चार्ज होने की, है ना। तो इसलिए ये जो स्ट्रक्चर अब बन गया CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये हाँ एक परमानेंट स्ट्रक्चर है। क्यों? क्योंकि इसे वापस से इसमें ट्रांसफॉर्म करने की जरूरत नहीं है ना। क्यों? ये एक इतना स्टेबल स्ट्रक्चर को तोड़ के न्यूट्रल हो गया है, इसे तोड़ के वापस चार्ज बनेगा। इसलिए हाइपर कंजुगेशन इज अ परमानेंट इफेक्ट। ये स्टेटमेंट क्या हो गया, ट्रू। ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू। अब सेकंड स्टेटमेंट क्या है, हाइपर कंजुगेशन इथाइल केटायन। पहले हम इथाइल केटायन को बना लेते हैं। इथाइल केटायन कैसे दिखता है, इथाइल होता है डबल, 2 C होता है इथाइल केटायन में, ये पॉजिटिव CH2 CH3, वही जो हमने एग्जांपल में लिया, इसे हम बोलते हैं इथाइल केटायन। इन्वॉल्व द ओवरलैपिंग ऑफ CsP2 H1s बॉन्ड विद एम्प्टी 2p ऑर्बिटल ऑफ अदर कार्बन। इसकी स्टडी के लिए हमें केमिकल बॉन्डिंग की जरूरत पड़ती है। केमिकल बॉन्डिंग में अगर आपने पढ़ा है तो आपने ये पढ़ा होगा
कि जो कार्बन न्यूट्रल कार्बन है उसका हाइब्रिडाइजेशन हमेशा क्या होता है, इसका हाइब्रिडाइजेशन हमेशा होता है sp3, ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है ना। और जब हमने ये पिछली क्लास में पढ़ाई था कि कार्बोकैटायन क्या है, और इस अभी भी पढ़ा है, ये sp2 स्ट्रक्चर है। क्या हो रहा है, हमने अगेन इसे 2 बनाए, इसका एक हाइड्रोजन को खोल के लगाए, ये हाइड्रोजन सिर्फ एक ही इसके पास इलेक्ट्रॉन होता है 1s में ना, 1s में इसके पास क्या होता है, हाइड्रोजन के पास होता है एक ही 1s1, यही इकलौता इलेक्ट्रॉन होता है उसके पास। तो इसका यही इकलौता इलेक्ट्रॉन क्या जाता है, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन इसका है वो टूट के इधर आके जुड़ जाएगा। एक्चुअली में कहाँ जुड़ रहा है, एक्चुअली में इसके पास जो इस कार्बन के पास जो एम्प्टी p ऑर्बिटल है यहाँ पे आके जुड़ जाएगा, ये तभी तो एक पाई बॉन्ड बना लेगा। तो क्या बोल रहा है, ओवरलैप हो रहा है, हाँ ओवरलैपिंग हो रहा है, इसी चीज को हम बोलते हैं ओवरलैपिंग। जब एक इलेक्ट्रॉन टूट के, एक बॉन्ड टूट के दूसरा बॉन्ड बनाए उसे बोलते हैं ओवरलैपिंग ऑफ CsP2। क्या ये बॉन्ड यहाँ पे इलेक्ट्रॉन वहां जा रहा है, ऐसा कुछ हो रहा है, CsP2 बॉन्ड अपने में मस्त है, इससे तो कोई मतलब नहीं है। हम तो काम कर रहे हैं sp3 वाले कार्बन के साथ, तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट क्या हो गया, फॉल्स, यहीं पर फॉल्स हो गया। क्यों, क्योंकि हम sp3 वाले कार्बन के साथ काम कर रहे हैं, अल्फा कार्बन के साथ काम कर रहे हैं, हम sp2 वाले कार्बन को छेड़ दे रहे हैं, है ना। और 1s H का 1s ऑफ कोर्स यहाँ से जा रहा है, यहाँ पे बॉन्ड विद एम्प्टी 2p ऑर्बिटल। हाँ, इसमें 2p ऑर्बिटल हमने अभी शो किया कि कार्बन पॉजिटिव का क्या होता है, 1s2 2s2 2p। अगर हम इसे शो करें, ये इस तरह से बॉन्ड होता है, ये इस तरह से होता है, इस तरह से होता है, यहाँ पे एक एम्प्टी p ऑर्बिटल होते हैं 2p बॉन्ड का, 2p2 1s1। ये कब हो रहा है, जब sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है तब होता है ऐसा, और जब कार्बोकैटायन बन रहा है यानी कि इसका एक इलेक्ट्रॉन चुरा के ले गया, ठीक है। तो हाँ, इसके एक एम्प्टी 2p ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन जा रहा है, ओवरलैपिंग हो रही है, लेकिन ये स्टेटमेंट CsP2 वाला बोल के ये क्या हो गया, एक फॉल्स स्टेटमेंट हो गया। अब ये क्वेश्चन आया था नीट 2024 में, आइडेंटिफाई मोस्ट स्टेबल कंपाउंड। इन चारों में से हमें मोस्ट स्टेबल बताना है, कौन सा मोस्ट स्टेबल है। चारों कार्बोकैटायन है, यानी कि हम हाइपर कंजुगेशन को फेवर करेंगे। ए में क्या है, अब हम देखें तो हाइपर कंजुगेशन को हमें फेवर करना है क्योंकि कार्बोकैटायन। तो अगर ए में हम देखें तो अगर इसे थोड़ा सा खोल के लिखूं मैं, यहाँ पे कार्बन है, एक दो बॉन्ड बना है, यानी कि इसमें क्या हो जाएगा, CH में 2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे भी एक कार्बन ही है, एक दो तीन बॉन्ड बनाया है इसने, यानी कि CH हो जाएगा, परफेक्ट। इसे हम करेंगे सर्कल, इसके बाजू वाले कार्बन है ये और इसके बाजू वाला कार्बन है ये, यानी कि ये दोनों हो गया अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन से जुड़े हुए हैं अल्फा हाइड्रोजन। कितने अल्फा हाइड्रोजन है इसके पास, 2 और 3 अल्फा हाइड्रोजन है इसके पास। और ये किस तरह का स्ट्रक्चर है, ये अगर हम थोड़ा बहुत इंडक्टिव भी घुसाएं तो किस तरह का स्ट्रक्चर है ये 2 डिग्री स्ट्रक्चर है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर। तो ये भी सेकेंडरी स्ट्रक्चर स्टेबल होता है, सबसे ज्यादा स्टेबल होता है टर्शियरी, उसके बाद आता है सेकेंडरी, उसके बाद आता है प्राइमरी। अगर कार्बोकैटायन हो, क्योंकि कार्बोकैटायन में इलेक्ट्रॉन की कमी, CH2 ग्रुप क्या करता है, इलेक्ट्रॉन देता है, ये प्लस आई इफेक्ट शो करता है, इसलिए जितना ज्यादा CH2 ग्रुप उतना ज्यादा कार्बोकैटायन स्टेबल बनता है। बस इसी वजह से सेकेंडरी सबसे ज्यादा, टर्शियरी सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, उसके बाद सेकेंडरी, उसके बाद प्राइमरी। बी में देखें, ये एक अल्फा कार्बन है, ये भी एक अल्फा कार्बन है, एक दो बॉन्ड बनाया इसने, यानी कि 2 बॉन्ड और बनेगा हाइड्रोजन के साथ। कितना अल्फा हाइड्रोजन है इसके पास, यहाँ 3, इसके बाद हम काउंट नहीं करेंगे क्योंकि ये अंदर है, 3 और ये 4 5 हो गया इसके पास। ये किस तरह का स्ट्रक्चर है, अगर ये भी देखें हम तो ये भी क्या है, 2 डिग्री स्ट्रक्चर है। तो ये तो पहले से ही कैंसिल हो गया है ना, ये तो इसके मुकाबले में कम स्टेबल है क्योंकि इसमें अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा है, यानी कि हाइपर कंजुगेशन ज्यादा है। सी देखें, सी में अगर हम इस कार्बन को हम थोड़ा जूम करें क्योंकि यही इसका अल्फा कार्बन है, 1 2 3 कार्बन बॉन्ड इसके पास, यानी कि एक हाइड्रोजन बनेगा इसके पास। तो इसको अगर हम सर्कल करें तो इसके बाजू में कितना कार्बन है, इसका अल्फा हाइड्रोजन कितना है, इसके पास बेचारे के पास अल्फा हाइड्रोजन सिर्फ 1 है। और ये किस तरह का स्ट्रक्चर है, ये 1 डिग्री स्ट्रक्चर है, यानी कि ये तो बिल्कुल भी नहीं है। अगर कोई लीस्ट स्टेबल का ऑप्शन आता तो हम इसे चूज करते हैं, है ना।
लास्ट क्या है, लास्ट में अगर इसे ये बॉन्ड, ये है हमारा अल्फा कार्बन, ये हमारा कार्बोकेटायन, इसके बाजू में ये एक अल्फा कार्बन, ये दूसरा और ये तीसरा, दो बॉन्ड बनाए, दो और बनाएगा, दो बॉन्ड बनाए, दो और बनाएगा, कितना अल्फा हाइड्रोजन हो गया, 3 4 5 6 7, 7 अल्फा हाइड्रोजन हो गया इसके पास। और अगर ये तो हो गया हाइपर कंजुगेशन की बेसिस पे, ये खुद भी किस तरह का स्ट्रक्चर है, इसमें 3 कार्बन चेन्स जुड़ी हुई है, यानी कि ये टर्शियरी स्ट्रक्चर है, यानी कि दोनों के रिस्पेक्ट से हाइपर कंजुगेशन और इंडक्टिव के रिस्पेक्ट में डी क्या हो गया, मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटायन बन गया। तो आज के लिए इतना ही, अब हम नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट को अगले क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।